चलिए आज हम लोग 28 तारीख की इवनिंग शिफ्ट की वो सीडीपी देखते हैं। सीडीपी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। सही है। बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। ये भी सही है। अगर बच्चों को शारीरिक विकास नहीं होगा तो उसका मानसिक विकास नहीं होगा, मानसिक विकास नहीं होगा, सामाजिक विकास नहीं होगा, भावात्मक विकास नहीं होगा। मतलब चार आयाम, विकास के चारों आयाम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चार कौन कौन से हैं? पहला है सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और एक और कौन सा है? कॉग्निटिव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत ऐसा हो जाता है कि विकास शरीर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है? किस में होता है ये? इस शीर्षगामी सिद्धांत में होता है। समीप दूराभिमुख सिद्धांत में क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर होता है इसमें विकास, केंद्र से बाहर की ओर। समीप दूराभिमुख सिद्धांत में केंद्र से बाहर की ओर होता है विकास। शीर्षगामी सिद्धांत में होता है शरीर से शुरू होता है, शरीर के बाकी हिस्से मतलब पैर तक जाता है। शीर्षगामी सिद्धांत में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, ये तो इसका कुछ होगा ही नहीं। एक रूपता का सिद्धांत, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। परिपक्वता, पार अनुकूलन, समाजीकरण। क्या करता है? परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं? परिपक्वता ये तो करेगा, अनुबंधन ये भी करेगा, सजा ये नहीं करेगा, क्रिया भी करेगा, सामाजिक अनुभव करेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है? क्या कहा जाता है इसको? बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है, ये सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। बच्चे में वस्तु स्थायित्व नहीं हासिल है की है, ये कोई वो नहीं। जीववादी सोच बच्चे के विचारों को सीमित करती है। बच्चा की अमबद्धता की प्रक्रिया करने में अक्षम है, ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है? पियाजे ने जो दिए थे संज्ञानात्मक विकास के चरण वो कौन से हैं? पहला था संवेदीगामक चरण, पूर्व सक्रियात्मक चरण, मूर्त सक्रियात्मक चरण है, उसके बाद फिर अमूर्त सक्रियात्मक चरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई गई मिठाई को मेहमानों के लिए खाने से मतलब नेहा की माँ मेहमानों के लिए मिठाई लाई है, लेकिन नेहा का वह मिठाई खाने का मन होता है फिर भी वह रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। कोलमबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? मतलब उसे माँ का डर ही है कि पकड़े गए तो मारेंगी माँ, जाहिर सी बात है, गुस्साएंगी या आपको सजा देंगी कि मेहमानों के लिए लाए थे तुम क्यों खा ली। इसका आंसर होगा सजा एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी वयस्कों से अंतः क्रिया करके सीखते हैं? लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डन, लॉरेंस कोलमबर्ग। क्या होगा इसका आंसर? लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? अनुकूलन की, पुनर्वलन की, सांस्कृतिक परिवेश की। इनने सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक परिवेश और समाज को महत्व दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हार्वर्ड गार्डन के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों की कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी वृद्धि कहा जाता है? तर्क करती है बुद्धिमत्ता। इसका तर्क करने से तो कोई संबंध है नहीं। शारीरिक गति संवेदनात्मक वृद्धि बुद्धि। इसका आंसर हो जाएगा बी, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वह है जिसमें व्यक्ति अपने आप को बहुत समझता है, ये नहीं होगा। भाषाई बुद्धि, ये भी नहीं होगा इसमें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? छवियाँ और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, यही हो जाएगा दृश्य स्थानिक बुद्धि में। छवियाँ और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, ये सही हो जाएगा। लय, ताल, मीटर, स्वर, मधुर के प्रति संवेदनशीलता, ये तो नहीं होगा, ये तो गायक वाली में हो जाएगा। कहानियों व कविताओं को समझने व गढ़ने की क्षमता, ये नहीं होगा। प्राकृतिक रूप जैसे जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकार को वर्गीकृत करने की क्षमता, ये भी नहीं होगा, ये तो शायद किसानों में होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देता है? इसमें शिक्षक लड़का लड़कियों को मतलब बांट रहा है। उसका कहने का मतलब है लड़के ये काम करते हैं, लड़कियां ये नहीं करती हैं। मतलब ये कहाँ लिखा है कि लड़कियां ही नम्र होती हैं, लड़के नम्र नहीं होते हैं, या लड़के मजबूत होते हैं, लड़कियां मजबूत नहीं होती हैं? यह शिक्षक किसको बढ़ावा दे रहा है? जेंडर रूढ़िवादिता को। जेंडर समानता को तो नहीं दे रहा। जेंडर समानता होता तो वो यही बोलता कि लड़का लड़की मजबूत बने। जेंडर भूमिका में लचीलापन, ये भी नहीं है। जेंडर समानता, ये भी नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है। विभिन्न शिक्षार्थी वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए? उचित समावेशन, मानवीकृत मूल्यांकन, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, दृष्टिकोण में अनम्यता, क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उचित समावेशन। नेक्स्ट देखिए, सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की महत्वपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है। यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है, यही होगा इसका आंसर। यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है मूल्यांकन। बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट जरूरतों को नहीं पहचानता है, ये नहीं होगा। पहचानता है, जब अवलोकन करता है तो पहचानेगा ही। यह शिक्षकों को मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों में भय और तनाव पैदा करना है। बच्चों में भय एवं तनाव तो कभी पैदा नहीं करना, ये तो गलत हो जाएगा। असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करना है। कभी भी बच्चों को हीनता की भावना पैदा नहीं करना है, ना नीचा दिखाना है। बच्चों के बीच तुलना करना है, ये भी गलत होगा। बच्चों के बीच कभी भी तुलना नहीं करना है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना, ये सही हो जाएगा। सहायता, हेल्प ही करना है बच्चों की हमेशा। मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समावेशी शिक्षा में केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं, ये गलत हो जाएगा। विशेष बच्चे नहीं, सभी बच्चे लाभान्वित होते हैं। समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाध्यता वाले शिक्षार्थी की ज़रूरतों को ही पोषित किया जाए, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें सभी बच्चों के लिए, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को लेकर चलना रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वांछित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए? सामाजिक बहिष्कार का, ये तो नहीं होगा, बहिष्कार तो करना ही नहीं है। सामाजिक हास्यकरण का, ये भी नहीं होगा। मानकीकृत पाठ्यक्रम का, ये भी नहीं होगा। विभेदित निर्देश का, ये सही हो जाएगा। विभेदित निर्देश देना चाहिए बच्चों को। निम्न में से कौन सा
शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीकी का उदाहरण है। मतलब जो बच्चे विकलांग हैं या हाथ से या पैर से किसी वजह से, तो उनके लिए क्या सबसे ज़रूरी होगा, मतलब लाभ उन्हें सबसे ज़्यादा किससे पूछेगा? व्हील चेयर एवं कुर्सी, पहिया कुर्सी से, बड़ी मुद्रण वाली किताबों से। ये कैसे होगा बड़ी मुद्रण वाली, वो तो हाथ पैर से विकलांग हैं। शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर, ये भी नहीं होगा। स्पर्श सामग्री, ये भी नहीं होगा। वो आँख से अंधे थोड़ी ना है जो स्पर्श सामग्री उन्हें लाभ पहुँचाएगी। जो आँख से अंधे होते हैं, मतलब आँख से नहीं देख पा रहे, उनके लिए स्पर्श सामग्री हेल्प करती है। इसमें हो जाएगा व्हील चेयर एवं कुर्सी पहिया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाई किन छात्रों की विशेषता है? गुणज वैकल्प, पठन वैकल्प, लेखन वैकल्प, स्वलीनता। इसका हो जाएगा गुणज वैकल्प। इंग्लिश में बोलेंगे डिसकैलकुलिया। पठन कौशल में बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है और लेखन वैकल्प में लिखने में होती है। इसमें इंग्लिश ही नाम पूछे जाएंगे अधिकतर, इनके ये है इंग्लिश नाम। डिसलेक्सिया, इसमें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। डिसलेक्सिया, पढ़ने में प्रॉब्लम। और डिसग्राफिया, लिखने में। ऑटिज्म, इसमें ऑटिज्म में स्वलीनता में ये होता है बच्चा कोई भी काम बार बार रिपीट करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, सॉरी, गुणज वैकल्प या डिसकैलकुलिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। विचारों की अनम्यता, ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता, जटिलता के लिए वीरता। यही हो जाएगा इसका आंसर, जटिलता के लिए वीरता, अभिसारी सोच। रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान की विशेषताएं में शामिल है जटिलता के लिए वीरता। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है? पुरस्कार और दंड का प्रावधान। ये तो गलत हो जाएगा, पुरस्कार एवं दंड का प्रावधान कभी नहीं करना है। हाँ, कभी कभी पुरस्कार दे दो बच्चों को, ठीक है, लेकिन उनको आदत नहीं डालना है उस चीज़ की। एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर, सीखने के तरीके पर विचार, साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर। इसके ऑप्शन इसमें दो माने गए हैं आंसर, 2 और 3। एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर, सीखने के तरीकों पर विचार, ये दोनों सही हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 22, कथन ए, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तकें सभी सीखने का केंद्र है। ये नहीं होगा, ये तो गलत है। माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तकों को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि माध्यमिक कक्षा में बच्चे सीखेंगे माध्यमिक विद्यालय में, उससे पहले नहीं सीखेंगे या उसके बाद नहीं सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट देखिए 23 क्वेश्चन, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम होगा। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में कैसा अधिगम होगा? बच्चों के व्यवहार में स्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन, ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है, एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग में से होता है, तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्वलन पेश की जाती है। क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए? ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया। अधिगम के लिए उचित कक्षा का वातावरण का आधार होना चाहिए। उचित अधिगम के लिए उचित कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? अनुकूलन और पुनर्वलन के सिद्धांत, प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद, ये दोनों गलत होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सहयोग और सकारात्मक, ये होना चाहिए। हमेशा सहयोग और सकारात्मक ही कक्षा का वातावरण होना चाहिए, मतलब एक दूसरे की हेल्प करें। शिक्षक हो चाहे विद्यार्थी हो, कोई भी हो, या विद्यार्थी हो। क्वेश्चन नंबर 25, मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान
कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। बच्चे विभिन्न दृष्टिकोण की चर्चा और सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से ही सीखते हैं। इसका ये दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। एक की आज सही व्याख्या करता है, ये भी सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कक्षा में प्रश्न कैसे होना चाहिए, मतलब कक्षा में प्रश्न कैसे होना चाहिए। केवल छात्रों द्वारा पूछे जाना चाहिए और सिर्फ शिक्षक द्वारा ही उत्तर दिया जाना चाहिए, ये नहीं होगा। कक्षा में प्रश्न हमेशा वैसे होना चाहिए जिसमें छात्र एवं शिक्षक दोनों शामिल हैं। छात्रों को शामिल होना जरूरी ही है। केवल शिक्षक द्वारा पूछे जाना चाहिए और सिर्फ छात्र द्वारा ही उत्तर दिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। शिक्षक भी कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर देते हैं, किसी के भी द्वारा नहीं पूछे और ना ही जवाब दिए जाएं, ये तो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगे दोनों लोग इसमें, ये भी गलत हो जाएगा। छात्र और शिक्षक दोनों द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाएं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती हैं, एक आंतरिक एक बाहरी। आंतरिक मतलब बच्चे को खुद ही मोटिवेट अंदर से ही होते हैं कि हमको ये करना है, हमको पढ़ना है। बाहरी ऐसी जैसे संदीप माहेश्वरी वगैरह मोटिवेट करते हैं पढ़ने वगैरह के लिए, या टीचर किसी चीज़ को दिखा के या दूसरों को बता के कि वो ऐसा है पढ़ रहा है, मोटिवेट बच्चों को बाहर से करते हैं। भौतिक पुरस्कार प्रदान करके, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण द्वारा, दंड के भय द्वारा, सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके। हाँ, बच्चे इस शिक्षक को इस प्रकार से किया जा सकता है मोटिवेट, सीखने की खुशी द्वारा ध्यान केंद्रित करके। ये सब तो नेगेटिव हो जाएंगे। विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। आंतरिक अभिप्रेरणा को सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके। मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं। सक्रिय अन्वेषण, अमूर्त समस्याओं पर काम करना, पूछताछ और प्रयोग, शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका? हो जाएगा आंसर 4, सक्रिय अन्वेषण, ये भी सही होगा। अमूर्त समस्याओं पर काम करना, पूछताछ और प्रयोग करना, शिक्षकों और साथियों से बातचीत करना, ये सब सही है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक को चाहिए कि बच्चों की योग्यताओं और असफलताओं के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। योग्यताओं और असफलताओं को किस रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें? स्थायी और शर्मनाक और अपमानजनक, ये तो गलत हो जाएगा। बच्चों को कभी शर्मनाक और अपमान नहीं करना है उनका। बुद्धिशील और सुधार के अवसर, ये सही है। स्थायी और सुधार के अवसर, ये भी गलत होगा। बुद्धि और शर्मनाक अपमानजनक, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यताओं को वृद्धिशील और सुधार के अवसर दें। सुधार के अवसर के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है? सहयोगात्मक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, सार्थक अधिगम। अकादमी निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है? इसका हो जाएगा गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। चलिए आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए, नेक्स्ट कल देखते हैं।